Hello students, I am Nitish Tiwari and I will be taking the lectures on constitutional law. Constitutional law आपके एलएलबी ऑनर्स थर्ड सेम का एक सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम यूनिट 1 से शुरुआत करेंगे और यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही साथ हमारा जानेंगे नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो संविधान, जैसा कि आप लोग पिछले सेमेस्टर में जान चुके हैं कि संविधान के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी में फिर से एक बार रिवाइज हम लोग कर लेंगे कि संविधान बना कैसे था। तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और वो बनी थी 9 दिसंबर 1946 को और संविधान बनाने का काम पूरा होता है 26 नवंबर 1949 को और ये संविधान लागू कब होता है तो वो डेट भी आपको ध्यान रखना है, वो है 26 जनवरी 1950। इन बातों का आपको ये डेट्स याद रखने हैं संविधान के जहां तक निर्माण का सवाल है। टोटल मेंबर्स थे 389। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 46 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप होती है और टोटल कितने दिन का वक्त लगता है 2 years 11 months and 18 days। 2 साल 11 महीने और कुल मिलाकर 18 दिन लगते हैं हमारे संविधान को बनने में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सबसे पहले जो अध्यक्ष थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये टेम्पोररी तौर पर बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और पहले परमानेंट अध्यक्ष कौन होते हैं, इनके जस्ट बाद 2 दिनों के बाद राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट इलेक्टेड रूप में प्रेसिडेंट बना दिया गया था, ठीक है। तो ये छोटे से फैक्ट्स थे जिन्हें हमें एक बार फिर से रिवाइज करना था। अब हम आएंगे कि आखिर संविधान होता क्या है। तो संविधान को अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो संविधान को हम डिफाइन करेंगे कि इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट which sets out the principal functions of the state, principal functions of the state। एक ऐसा विधिक प्रपत्र है जो राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का बोध कराता हो, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे लॉ से डिफरेंस क्या है, डिफिनेशन याद करने के लिए तो आपने क्या लिया, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट व्हिच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन ऐसी कौन सी बात है संविधान की जो दूसरे विधियों से इसको अलग करती है। तो ये आपको समझना होगा कि किसी भी लोकतंत्र में 2 तरह के लॉज होते हैं। एक होता है सुप्रीम लॉ और एक होता है ऑर्डिनरी लॉ। हिंदी में कहेंगे सर्वोच्च विधि और साधारण विधि। जो सर्वोच्च विधि है वो होता है किसी देश का संविधान, किसी देश का संविधान। इसके अलावा जो विधियां हैं वो ऑर्डिनरी लॉ के स्फीयर में आएंगी। इसके अलावा जो लॉज है वो साधारण विधियों की परिधि में आएंगी। जैसे आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, साधारण विधि है जो सुप्रीम लॉ के अंडर में रहकर काम करती
द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री। हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण विधिक प्रपत्र क्या है? संविधान है। जो अन्य विधियां हैं, आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, सीआरपीसी आप अगले सालों में पढ़ेंगे, एविडेंस पढ़ेंगे, ये सारे क्या हैं? ऑर्डिनरी लॉज हैं दैट एक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके सिद्धांतों के अनुरूप ही इनको काम करना होगा। तो ये आप जान गए कि डेमोक्रेटिक नेशंस में जो संविधान होता है वो क्या होता है? सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है। अब इसके साथ साथ आपको दो तीन टर्म्स और क्लियर करने होंगे। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। एक टर्म होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक विधि। और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं संविधानवाद। ये तीन अलग अलग सेपरेट टर्म हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इन तीनों टर्म्स की मीनिंग को डिफरेंशिएट करते समय। तो इस बात का ध्यान हम शुरुआत में ही क्लियर कर लेंगे कि इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या है। संविधान, जैसा मैंने बताया आपको, संविधान वो डॉक्यूमेंट है जो संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, और लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये है कॉन्स्टिट्यूशन। तो संवैधानिक विधि क्या है? तो संवैधानिक विधि, संवैधानिक विधि जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि संविधान के विकास में कई सारे और भी चीजों की भूमिका होती है। जो संविधान पारित हो गया, उसके अलावा केस लॉज आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उत्तरोत्तर विकास में महत्वपूर्ण न्यायिक वादों की भी भूमिका होती है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिस्से हैं। व्हाट आर कन्वेंशंस? कन्वेंशंस ऐसे रूल्स हैं, ऐसे अनरिटन रूल्स हैं जो संविधान के जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं उसको इंटरप्रेट करने के दौरान बनाए जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 एंड आल्सो द केस लॉज एंड कन्वेंशंस। यानी जो संवैधानिक विधि है वो संविधान से वृहद है। इट इज वाइडर इन स्कोप एज कंपेयर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में बनता है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इनमें कुछ डिफरेंस क्या था हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते समय महत्वपूर्ण केस लॉज की भूमिका होती है। केस लॉज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो हायर डिवीजन के द्वारा इंटरप्रिटेशन के दौरान ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं केस लॉज के थ्रू। तो केस लॉज और कन्वेंशंस ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन भी आएंगे, केस लॉज भी आएंगे और कन्वेंशंस भी आएंगे। तीसरा टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद को अगर हम आसान शब्दों में कहें तो संविधानवाद रिप्रेजेंट करता है लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स द एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस which must be there in the constitution so that any organ of the state may not misuse the power given under the constitution। संवैधानिक तमाम जो राज्य के प्रमुख अंग हैं उनको जो तमाम फंक्शंस मिले हुए हैं, शक्तियां मिली हुई हैं, उसका गलत दुरुपयोग न हो। जो संविधान का मूल उद्देश्य है उसकी रक्षा हो, इसको समझाने का काम संविधानवाद करता है। यानी ये इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है रूल ऑफ लॉ को, विधि के शासन को। विधि के शासन को हम डिटेल में कुछ
लेक्चर्स में, अगले लेक्चर्स में समझने का प्रयास करेंगे। अभी आप बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका आप ध्यान रखेंगे कि सिर्फ संविधान के होने भर से ये तय नहीं हो जाता है कि वो डेमोक्रेसी एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप गवर्नमेंट है। मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना भी लिया गया है तो भी इस बात को सुनिश्चित करने का काम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के थ्रू ही होगा कि वहां पर कोई मनमाना पूर्ण व्यवहार राज्य के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो हम ये तीन चीजें देखिए। जैसे एग्जांपल इसका, जैसे मैं आपको बता दूं कि कई सारे डेमोक्रेटिक नेशंस में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे इंडिया, जैसे यूके, जैसे अमेरिका। लेकिन कुछ ऐसे भी नेशंस हैं जैसे चाइना, जैसे नॉर्थ कोरिया, जहां पे संविधान तो है लेकिन वहां पर संविधानवाद नहीं है। मतलब वहां पर वो सिद्धांत फॉलो नहीं किए जाते हैं जहां पर राज्य जो है अपने लिमिट में रह के काम करता हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जानने का प्रयास करेंगे। संविधान की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो हम देखेंगे कि ट्रेडिशनली नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है फेडरल और एक है यूनिटरी। हिंदी में कहते हैं संघात्मक और एकात्मक। दो तरह के संविधान हैं। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका टिपिकल फीचर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। और जो यूनिटरी फॉर्म है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो क्या होता है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। मतलब जो पावर है, जो शक्ति का विभाजन है, वो केंद्र की तरफ है। यहां पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन है। संघात्मक संविधान में डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर कट होता है और यहां पर जो पावर है वो केंद्र सरकार की तरफ, यानी जो सेंटर गवर्नमेंट है उसकी तरफ शिफ्ट रहता है। ठीक है, ये मेन फीचर्स है फेडरल और यूनिटरी के। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, आपके एग्जाम्स का एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की मूल प्रकृति क्या है, क्या ये एकात्मक संविधान है या ये संघात्मक संविधान है। तो इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। देन वी विल बी एबल टू सी whether the Indian Constitution falls under which of the category। तो हम पहले देखेंगे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, संघात्मक संविधान के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या होता है, रिजिडिटी। एक और इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। एक और इंपॉर्टेंट सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक और इंपॉर्टेंट है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन।
चौथा फीचर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान है वो सर्वोच्च होता है, यानी जो तमाम अंग हैं स्टेट के वो क्या होंगे, वो संविधान के अंतर्गत रहकर काम करेंगे। नो ऑर्गन ऑफ द स्टेट विल बी सुप्रीम एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आखिरी फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी संघात्मक संविधान में, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो रिटन होगा, वो लिखित होगा, ताकि इसका दुरुपयोग न किया जा सके। तो हम जब भारतीय संविधान को देखते हैं तो पाते हैं कि जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सारी भारतीय संविधान में पाई जाती हैं। तो इन जैसे हमारे संविधान में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर स्पष्ट तौर पर पाया जाता है। हमारे यहाँ संविधान में बदलाव का जो प्रोसेस है वो जटिल प्रकृति का है, वो रिजिड नेचर का है। हमारे यहाँ भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में संविधान की सर्वोच्चता भी है और हमारा संविधान लिखित संविधान है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा संविधान सबसे डिटेल्ड है। किसी भी देश का संविधान इस हद तक बृहद और डिटेल नहीं है जैसा हमारा संविधान है। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाए जाते हैं। ये सारे फीचर इसमें भी पाए जाते हैं। तो क्या हम इस आधार पर ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान संघात्मक संविधान है? जब हम और भी उपबंधों की तरफ देखते हैं तो ये पाते हैं कि भारतीय संविधान में कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो एकात्मक संविधान होने की गवाही देते हैं। तो एकात्मक संविधान की क्या विशेषताएं हैं उस पर भी हम गौर करेंगे। जैसे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो एकात्मक संविधान में पाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट सब्जेक्ट, पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट। संसद के पास हमारे संविधान में ये शक्ति मिली है कि वो राज्य सूची से जुड़े हुए विषयों पर भी कानून बना सकता है। तो ये भी एकात्मक संविधान का एक लक्षण है। और हम कौन सा फीचर देखते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है इमरजेंसी प्रोविजन। हमारे संविधान में 352, 356 और 360, 352, 356 एंड 360 डील्स विद इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान क्या होता है कि जो राज्य की शक्तियां हैं वो केंद्र के पास चली जाती हैं। तो ये क्या है, जब केंद्र के पास शक्तियां आएंगी तो वो क्या होंगी, वो एकात्मक संविधान में बदल जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारे संविधान में इमरजेंसी जब लागू होती है तो भारतीय संविधान पूरी तरह से एकात्मक संविधान हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। ये जो फीचर है ये भी एकात्मक संविधान में पाए जाते हैं। ये जितनी विशेषताएं हैं ये एकात्मक संविधान की विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान में भी पाई जाती हैं। एक आखिरी एक और इंपॉर्टेंट विशेषता वो है पावर टू फॉर स्टेट्स। राज्य बनाने की शक्ति, जब हम अनुच्छेद 3 पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किसी भी राज्य को किसी भी राज्य से जोड़ना या किसी भी स्टेट का कोई हिस्सा काट के दूसरे स्टेट में लगा देना, ये पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है संविधान के
यूनिटरी है या फेडरल है। तो इसको लेकर संविधान बनने के बाद से ही विवाद रहा है कि हमारा संविधान एकात्मक है या संघात्मक है। तो इसमें दो चार बयान, दो चार स्टेटमेंट जो आपको याद रखने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बी.आर. अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि ये संविधान संघात्मक संविधान है। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि यह संविधान संघात्मक संविधान है। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, के.सी. बियर, इन्होंने कहा था कि हमारा संविधान अर्ध संघात्मक है, इट इज क्वासी फेडरल इन नेचर। इसके अलावा आपको दो केसेस हैं जो ध्यान में रखने हैं। एक केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1963। यहां पर जो मेजॉरिटी ओपिनियन थी जजेस की, उन्होंने ये कहा था कि हमारा संविधान पूरी तरह से फेडरल नहीं है। हमारा संविधान इट इज नॉट कंप्लीटली फेडरल इन कैरेक्टर। और एक और केस जिसका आपको ध्यान रखना है वो है ऐसा रोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1994, जहां ये कहा गया था कि हमारा संविधान फेडरल है। तो हम देखेंगे कि जो विद्वान हैं उनके भी बयान में काफी कॉन्फ्लिक्ट है। जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनका ये मानना था, उनका ये उद्देश्य था कि हमारा संविधान संघात्मक संविधान रहे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसे प्रोविजंस जोड़े जो यूनिटरी कैरेक्टर के थे। और उसका कारण ये था कि हमारे संविधान बनने से पहले बहुत सारे देशों के संविधान बन चुके थे। जैसे अमेरिका का संविधान एक बहुत अच्छा उदाहरण है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। तो हम लोगों ने देखा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इरेडिकेट करने के लिए हम लोगों ने जानबूझकर एक लिबरल अप्रोच लिया और ऐसे भी प्रोविजंस डाले जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टर के होते हैं। जैसे यूनिटरी कैरेक्टर के ज्यादातर फीचर आप देखेंगे यूके कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। और चूंकि हमारा देश आजादी से पहले अंग्रेजों के हाथ में था, हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो कहीं ना कहीं उनके संविधान से भी हम प्रभावित हुए और बहुत सारे फीचर्स भी जो प्रमुख फीचर हैं उनके संविधान में उसे भी फॉलो करने का काम किया गया ताकि संविधान सुचारू रूप से चल सके